हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड अराइल हैलाइड्स। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने डिस्कस किया था। आज हम थोड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत करेंगे। तो पहले अगर अपन बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ हम डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो हम डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर अपन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और अगर ये कार्बन चेन सेम है, सिमिलर मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड्स हैं, तो इस डायरेक्शन में जाने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द मोलर मास। तो अगर अल्काइल चेन सेम है देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे एटम की साइज इंक्रीज होगी या एटॉमिक नंबर मास इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया जाए CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। तो अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन दिया जाए तो ये ऑर्डर रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कार्बन चेन 3 कार्बन की है तो भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आप लोगों को। दूसरी बात क्या है कि अगर मोलर मास बढ़ता है, जैसे CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl, तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मास ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जाने पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर जो कार्बन चेन है उसमें ब्रांचिंग बढ़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है। अब अगर अपन ने इसको देखा ऐसे तो इन दोनों में 5-5 कार्बन है, मगर इसमें क्या है, स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है, और मान लीजिए और ज्यादा ब्रांचिंग हो जाती है। तो जैसे ब्रांचिंग होती है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि ब्रांचिंग होने से क्या होगा, जो कार्बन चेन्स हैं वो क्लोज आ नहीं पाती हैं, और कार्बन चेन्स अगर क्लोज नहीं आ पाती हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, तो कार्बन चेन अगर स्ट्रेट होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और अगर ब्रांच्ड होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, इफ वी कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विथ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स, जैसे ये 2 कंपाउंड्स हैं, तो इसमें देखो कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन चेन सेम है, तो ऐसे केस में अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और उसका रीज़न ये है कि इसमें पोलैरिटी होती है, और पोलैरिटी होने के कारण क्या होगा, इनमें डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, और डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से या अल्केन से हम कंपेयर करते हैं विद सिमिलर मॉलिक्यूलर मास, देन अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द हायर वैल्यू ऑफ द डायपोल मोमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे यहाँ पर अगर अपन देखें तो अगर सिमिलर कार्बन चेन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। मोलर मास बढ़ने के लिए ये बोल सकते हैं, या एटॉमिक मास बढ़ रहा है इसलिए बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए तो यहाँ FCl BRI बॉइलिंग पॉइंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, यहाँ देखो FCl BRI बॉइलिंग पॉइंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर कार्बन चेन इंक्रीज होती है तो मोलर मास बढ़ता है, और मोलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ठीक है,
फिर अगर मान लीजिए कि सिमिलर मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड हैं तो जो ब्रांच्ड होगा उसमें बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें चेन्स क्लोज आ जाती हैं तो क्या होता है, वॉन डेर वाल फोर्सेस बढ़ जाते हैं, वॉन डेर वाल फोर्सेस बढ़ जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। जैसे इसमें देखें हम, ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है, ब्रांचिंग से क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जा रहा है। ठीक है। अनदर कंपैरिजन इज द कंपैरिजन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद अल्केन फॉर सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम और सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस। अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, और डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा तो डायपोल अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग वाटर सॉल्युबिलिटी। सो वाटर सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो अल्काइल हैलाइड्स की वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे मान लो ये दिया जाए, सो दे आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, लेस सॉल्युबल इन वाटर। वाई लेस सॉल्युबल इन वाटर? बिकॉज दे डू नॉट शो एज बॉन्डिंग। ठीक है, एज बॉन्डिंग नहीं होगी, और वाटर मॉलिक्यूल्स में तो एज बॉन्डिंग होती है, तो वाटर मॉलिक्यूल आपस में एज बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं, और ये जो अल्काइल हैलाइड हमने मिलाया तो वो एज बॉन्डिंग क्या होती है, टूट जाती है, और इसीलिए जो सॉल्युबिलिटी अल्काइल हैलाइड्स की वो कम होती है। बट अगर आप किसी अल्काइल हैलाइड की सॉल्युबिलिटी सिमिलर कार्बन चेन अल्कोहल से कंपेयर करते हो तो वाटर सॉल्युबिलिटी अल्कोहल की ज़्यादा होगी, क्योंकि अल्कोहल मॉलिक्यूल्स क्या शो कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। और अगर वाटर सॉल्युबिलिटी का कंपैरिजन दिया जाए तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। मैं लगातार आपको बोल रहा हूं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी में से आप लोगों को 2 फायदे होंगे, बोर्ड में भी अच्छा रहेगा, और अगर कोई क्वेश्चन नीट में डायरेक्टली एनसीईआरटी से आता है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अल्काइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को या अराइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एसएन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एसएन रिएक्शन, और इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं SN1 SN2, और हमने कंपेयर भी किया था कब SN1 होगा कब SN2 होगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, समराइज करेंगे अब इसको। सेकंड है एलिमिनेशन। सो एलिमिनेशन भी हमने डिस्कस किया था E1 E2। ठीक है, और E1 E2 में और SN1 SN2 में भी हमने कंपैरिजन किया था। सो एलिमिनेशन रिएक्शन दैट इज डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन, काफी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। और थर्ड है जो हम अब पढ़ेंगे, दैट इज द रिएक्शन विथ मेटल्स। सो रिएक्शन विथ मेटल्स, तो इसका भी आइडिया मैंने आपको दिया था जब मैंने फ्री रेडिकल टॉपिक पढ़ाया था। तो उसमें हमने डिस्कस किया था वुड्स रिएक्शन, ठीक है, फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, और हमने डिस्कस किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन अगर मैग्नीशियम से कराते हैं हम ईथर में तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलते हैं। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टॉपिक अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल, ठीक है, ईथर फिनॉल, उसका मेन पोर्शन ही ग्रिग्नार्ड से है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके हम एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बना सकते हैं। सो दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं। पहली चीज है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर अपन बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो नॉन एज एसएन रिएक्शन। तो दोनों तरीके से रिएक्शन हो सकती है, SN1 भी और SN2 भी। और यहां पर अगर मान लीजिए अल्काइल हैलाइड है और यह हैलोजन
क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है, ठीक है, एक्स फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। तो इसमें पोलैरिटी रहेगी, और पोलैरिटी रहेगी तो क्या होगा, इस पर न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है बड़ी आसानी से हो सकता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोनों तरीके से SN1 और SN2 तरीके से हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने डिस्कस भी किए थे कई सारे एग्जाम्पल्स, और जो हमने पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग लिस्ट बना लेते हैं। सो NaCN के साथ रिएक्शन, AgCN के साथ रिएक्शन, NaOH एक्वस, तो इसके बारे में काफी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। Ag2O मॉइस्ट, Ag2O ड्राई, NaNO2, ठीक है। क्या क्या बनेगा ये आपको लिखना है। सो Rx ऑन रिएक्शन विथ AgNO2, ठीक है, NaSH, अमोनिया, RSNA, ठीक है, और RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Cu प्लस, ठीक है, RONA, PHONA। तो ये सारी रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, और एनसीईआरटी में भी एक टेबल बना करके ये सब दिया हुआ है, बट हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। बट एक बार आपको रीड करना है एनसीईआरटी से भी। और NaCN की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से कराते हैं तो X हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइनाइड। लेकिन जब AgCN से कराते हैं तो साइनाइड नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा आइसोसाइनाइड, ठीक है, इस तरह से। अगर NaOH से कराते हैं रिएक्शन तो यहाँ पर X लिविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा और अल्कोहल आ जाएगा। लेकिन अगर मॉइस्ट Ag2O से कराते हैं तो ये भी Ag2O बना लेगा, AgOH बन जाएगा Ag2O से, और इससे भी अल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर ड्राई Ag2O से कराते हैं तो ईथर बनेगा। NaNO2 से कराते हैं रिएक्शन तो RONO बनेगा नाइट्राइट। AgNO2 से रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रो अल्केन बनेगा। NaSH से कराते हैं तो थायोल बनेगा। अमोनिया से कराते हैं तो NH2। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स का मिक्सचर मिलता है अलॉन्ग विथ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। RSNA से कराते हैं तो RSR ये मिलेगा, ठीक है। टर्मिनल अल्काइन है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्शन करके अल्काइन बना लेगा, ठीक है। RO माइनस से कराते हैं तो ROR मिलेगा, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। PHONA से कराते हैं तो ROPH बनेगा, ठीक है, ये भी ईथर होगा। सो ऑल दीज रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और कब SN1 होता है, कब SN2 होता है, इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार ये देख लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए पॉज करके। तो ये तो बात हुई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस जो अल्काइल हैलाइड या हैलोजन डेरिवेटिव शो करते हैं आर द एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस, तो एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, डीहाइड्रोहैलोजनेशन, डीहाइड्रोहैलोजनेशन, ओके। सो डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शंस जो हैं ये शो कर सकते हैं, और इसके लिए स्ट्रॉन्ग बेसेस रिक्वायर्ड है। और हमने डिस्कस किया था अल्कोहलिक KOH, NaNH2 हीटिंग, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, और अल्कोक्साइड ये यूज कर सकते हैं, हीटिंग करें E2 रिएक्शन होगी, तो ये अल्फा, ये बीटा, ठीक है। तो दोनों तरीके से एलिमिनेशन हो सकता है, लेफ्ट से भी राइट से भी।
अगर लेफ्ट से हम रिएक्शन कराते हैं तो 1 ब्यूटीन बनेगा, और राइट से रिएक्शन कराते हैं तो 2 ब्यूटीन बनेगा। और 2 ब्यूटीन जो होगा ये रिएक्शन का क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये रिएक्शन का क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। एंटी एलिमिनेशन होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप रिक्वायर्ड है। यहाँ जितनी ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, बट जब हमने ये रिएक्शन क्लोरोब्रोमो आयोडो के साथ कराई तो सेटजेफ अल्कीन मेजर प्रोडक्ट बना। ठीक है, और ये हॉफमैन बना अगर अल्कोहलिक के वजह से रिएक्शन कराते हैं तो। बट अगर हमने यहाँ पे रिएक्शन कराई होती अल्काइल फ्लोराइड के साथ, ठीक है, तो ये रिएक्शन अगर हमने कराई होती अल्काइल फ्लोराइड के साथ, तो मैंने आपको पहले ही बताया अल्काइल फ्लोराइड जो होते हैं ना SN1 शो करते हैं, ना SN2 शो करते हैं, ना E1 शो करते हैं, ना E2 शो करते हैं। ठीक है, जब हम ये रिएक्शन कराते हैं सेम कंडीशंस और अल्कोहलिक KOH के साथ अगर हीट किया जाए तो इसमें हॉफमैन अल्कीन मेजर बनता है और सेटजेफ अल्कीन माइनर बनता है, ये मेजर बनता है। ठीक है, तो 1 ब्यूटीन इज फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट एंड 2 ब्यूटीन इज फॉर्म्ड एज द माइनर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, या हॉफमैन अल्कीन मेजर क्यों बनता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस हॉफमैन अल्कीन is formed as major product. हॉफमैन अल्कीन is formed as major product. ठीक है, तो ऐसा क्या होता है जब ये रिएक्शन हम कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो क्या होगा, जो OH माइनस है वो यहां से H प्लस निकाल लेगा बीटा कार्बन से, और ऐसा होने पर यहां आ जाएगा H2O और यहां पर आ जाएगा माइनस चार्ज, इस तरह से। ठीक है, अब ऐसा है कि मैंने लेफ्ट में माइनस बनाया है, ठीक है, राइट में भी बना सकता था, लेकिन राइट में अगर मैं माइनस बनाता हूं तो ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल कार्बन आयन, तो मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, लेफ्ट में ही बनाऊंगा जहां पर ये क्या बनेगा, मोर स्टेबल कार्बन आयन बनेगा। और इसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो F माइनस यहां से चला जाएगा और ये बन जाएगा ब्यूटोवनीन। ठीक है, तो इसमें जो अल्काइल फ्लोराइड है इसमें क्या हो रहा है कि पहले कार्बन आयन बन रहा है, और कार्बन आयन को आप बनाइए वहां जहां ज्यादा स्टेबल है, और जहां ज्यादा स्टेबल है उससे आप जब रिएक्शन कराओगे तो हो सकता है कि मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन बने। बट द बेसिक थीम इज नॉट हॉफमैन मेजर बनाना, बेसिक थीम इज वो बनाना जो ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन है, पहले बनेगा फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो F माइनस यहां से चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन को कराया जाता है। पहली स्टेप में जो बेस है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ये नहीं टूट पाएगा, तो बेस अपना काम कर जाएगा, बीटा से H प्लस निकाल के कार्बन आयन बना लेगा, और फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो अल्कीन बन रहा है जो हॉफमैन अल्कीन बन रहा है। ठीक है, इस पर हम और क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के लिए तो हमने काफी क्वेश्चन पहले ही कर लिए हैं, बट ये एक नई चीज है कि अगर अल्काइल फ्लोराइड दिया जाए, एलिमिनेशन कराना हो, ठीक है, तो क्या मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे अगर अपन यहां देखते हैं तो रिएक्शन हमने करा दी अल्कोहलिक KOH, ठीक है, तो आपको बताना है क्या बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग करें। ठीक है,
तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास दो टाइप के बीटा कार्बन एटम्स हैं, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। तो हम OH माइनस से पहले क्या करेंगे, यहां से H प्लस निकाल लेंगे और ये कार्बन आयन बना लेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, यहां से बाहर हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा अल्कीन, हॉफमैन अल्कीन। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहां पर हमारे पास में ये अल्फा, ये बीटा, तो NH2 माइनस बेस है, तो यहां से H प्लस निकालेगा ये। ठीक है, यहां तो 2 डिग्री बनेगा, यहां 1 डिग्री बनेगा, तो यहां पर आ जाएगा अमोनिया और यहां आ जाएगा कार्बन आयन और एक, और फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो F माइनस चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हॉफमैन अल्कीन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है हॉफमैन अल्कीन। क्वेश्चन नंबर 3, सो pH C डबल बॉन्ड हो, तो यहां पर अगर अपन देखें OH माइनस की रिएक्शन, यहां से इसको बीटा मान लें। अब आप सोचोगे सर ये 1 डिग्री बना रहा है, तो यहां क्यों मान लिया, क्योंकि यहां एनायन बनेगा तो C डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है, तो OH माइनस से आप क्या करें, पहले H प्लस निकाल के, अब देखो हमेशा ये रट्टा मारना कि हॉफमैन अल्कीन बनेगा, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहां पर कार्बन आयन देखो लेफ्ट में ही बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये बाहर हो जाएगा, और इससे ये आंसर हमको मिलेगा F माइनस बाहर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट द एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक बार आप ये देख लीजिए, सॉल्यूशन कॉपी कर लीजिए। और जो रिएक्शंस हैं एलिमिनेशन के अलावा, जो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती हैं वो होती हैं मेटल्स के साथ। हालांकि अल्काइल हैलाइड की और रिएक्शंस एलिमिनेशन E2, ठीक है, NaI एसीटोन, जिंक डस्ट, ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूं हाइड्रोकार्बन टॉपिक में। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में। तो मेटल्स के साथ भी रिएक्शन हमने डिस्कस करी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, एंड द नेम ऑफ रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन भी हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, it leads to the formation of alkane and 2NaX। ठीक है, वुड्स रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, या सॉरी डिस्कस करेंगे अब, दैट इज नॉन एज फिटिग रिएक्शन। सो फिटिग रिएक्शन, सो फिटिग रिएक्शन इज बेसिकली, जैसे आपने अल्काइल ग्रुप लिया है, यहाँ पर हम अराइल ग्रुप ले सकते हैं। ठीक है, और सोडियम और ईथर से रिएक्शन हम कराते हैं। यहाँ पर हमें THF लेना पड़ेगा, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज नॉन एज बाइफिनाइल। तो जैसे अपने वुड्स रिएक्शन देखा था, उसी तरीके से फिटिग रिएक्शन भी है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनर है दैट इज बेसिकली सोडियम एटम। ठीक है, तो सोडियम एटम है जो इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम की प्रेजेंस में Na प्लस और इलेक्ट्रॉन्स ये बन जाएंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर क्या है कि जो बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच में दैट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ये आसानी से टूटेगा नहीं। ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, तो ये हाई टेम्परेचर पर जाकर के रिएक्शन होगी, और हाई टेम्परेचर पर जाकर के ये रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट होगा।
तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 मोल्स आपको अराइल हैलाइड्स लेने पड़ेंगे, 2 Cl- बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको हाई टेम्परेचर पर जाने के लिए ऐसा ईथर तो चाहिए जो क्या हो, हाई बॉइलिंग पॉइंट हो। तो हम यूज करते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट। और हाई बॉइलिंग पॉइंट की वजह से हम इसे यूज करते हैं ताकि उस टेम्परेचर पर क्या हो, रिएक्शन हो और ईथर क्या हो, वेपर या मतलब गैस फेज में ना चला जाए, लिक्विड फॉर्म में रहे, सॉल्वेंट फॉर्म में रहे। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट ईथर हमें चाहिए, इसीलिए हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरान यूज करते हैं। और ऐसे में जब ये 2 पीएच डॉट मिलेंगे या 2 बेंजीन रिंग्स आपस में मिलेंगी तो ये बना सकते हैं हम इससे 2 बेंजीन या बाइफिनाइल से कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमने डिस्कस भी किया था कि जो रेडिकल्स होते हैं उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कंबाइन करने की, और कंबाइन करके ये बाइफिनाइल बना लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा एक रिएक्शन और ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग। ठीक है। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ, एक तो अपन अराइल हैलाइड ले लें, एक अपन ले लें अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन करा दें सोडियम एंड THF, और इससे बन जाएगा बेंजीन के साथ अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा और 2NaCl, ये बन जाएगा। तो एक अल्काइल है इसलिए वुड्स नाम जुड़ा हुआ है, एक अराइल है इसलिए फिटिंग नाम जुड़ा हुआ है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्रॉस प्रोडक्ट हमने बताया हुआ है, यही मेजर भी बनेगा, और इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। देख लीजिए एक बार, कॉपी कर लीजिए। इसके अलावा जो रिएक्शंस हैं मेटल्स की, वो मैग्नीशियम के साथ हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो हम इस टॉपिक के एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं रिएक्शंस ऑफ अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड्स, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अराइल हैलाइड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो नॉर्मल SN1 SN2 शो ही नहीं कर सकते, बिकॉज कार्बन और क्लोरीन के बीच में रहेगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और मैं ये बोल सकता हूँ कि इनमें ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और ये टूटता नहीं आसानी से, ठीक है। सो अराइल हैलाइड्स do not show normal SN1 और SN2 reactions, ठीक है, because of double bond character। इसमें क्या होता है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये टूट नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए अराइल हैलाइड जो हैं ये क्या होंगे, SN1 SN2 शो नहीं करते हैं, बट इनकी कुछ अलग क्लास ऑफ रिएक्शन होती है जिसे हमने डिस्कस भी किया था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन EAS नाम से पढ़ाया भी था, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है या ब्रोमोबेंजीन है या आयोडोबेंजीन है, तो इस पर इलेक्ट्रोफाइल की जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल आकर के ज्वाइन हो जाता है, आइदर एट ऑर्थो और एट पैरा। ये खास बात है इसकी, ठीक है। तो यहाँ तो ऑर्थो पर जुड़ जाता है या पैरा पर जुड़ जाता है, ठीक है। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन, और H+ यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए नाम इसका क्या पड़ गया, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, EAS, ठीक है। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये कैसे होता है इसके बारे में भी हम लोगों ने बातचीत कर रखी है, इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप
of the reaction will be the attack of electrophile. तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक या तो ऑर्थो पर हो सकता है या पैरा पर हो सकता है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो पर होता है तो यहां पर आ जाएगा कार्ब केटायन। ठीक है, अब जो ये कार्ब केटायन है क्या होगा, इस पर क्लोरीन का -I भी लग रहा है और +M भी लग रहा है, बट कम से कम कुछ +M लग तो रहा है। अगर ऑर्थो पर अटैक हो रहा है तो कुछ ना कुछ +M सपोर्ट तो मिल रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके और बन जाते हैं जो कि कार्ब केटायन की स्टेबिलिटी को कुछ हद तक बढ़ाते हैं। बट ये रिएक्शन की स्लो स्टेप है, RDS है। क्यों? क्योंकि इससे एरोमेटिसिटी का लॉस हो जा रहा है टेम्पररी। ये तो है एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें तो दोबारा ये एरोमेटिसिटी रीगेन कर लेता है। कैसे? जो यहां पर कार्ब केटायन है और यहां पर जो H है, अगर ये H+ के फॉर्म में यहां से चला जाए तो H+ के फॉर्म में अगर चला जाएगा तो क्या होगा, इस पर आ जाएगा लोन पेयर वेकेंट, आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और इसलिए ये रिएक्शन की फास्ट स्टेप होगी। तो H+ के निकलने से दोबारा बेंजीन बन जाएगा और ये रिएक्शन की क्या होगी, फास्ट स्टेप। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पर हो सकता है क्योंकि कार्ब केटायन इज वेल सपोर्टेड बाय द +M इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। ऐसा ही पैरा से भी बन जाएगा, बट मेटा से कार्ब केटायन क्लोरीन के सामने नहीं आ पाता है। हमने डिस्कस भी किया था कि जो हैलोजेंस होते हैं तो हैलोजेंस में हो सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें दो इफेक्ट लगते हैं, आइदर -I और क्या लगता है, +M। तो +M डिसाइड्स द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल? आइदर ऑर्थो और पैरा। तो ये +M इफेक्ट जो है ऑर्थो पैरा पे लगता है, मेटा पे लगता ही नहीं है। बट -I इफेक्ट ओवरऑल इफेक्ट हैलोजेंस में डोमिनेट करता है एंड इट डिसाइड्स द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रेट ऑफ EAS, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें बेंजीन का और क्लोरोबेंजीन का तो ज्यादा होगा बेंजीन का, क्योंकि ओवरऑल क्लोरो ग्रुप इज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब जो इंटरमीडिएट कार्ब केटायन इनकी स्टेबिलिटी कम ही होगी। जैसे यहां पर जो केटायन बना है तो +M और -I लगेगा तो -I डोमिनेटिंग होगा, इसलिए रेट तो कम हो जाएगा। ठीक है, बट ऑर्थो और पैरा पर उतना कम नहीं होगा। जैसे अगर बेंजीन का रेट 100 है तो ऑर्थो पर और पैरा पर जो रेट होगा वो लेट से 80 है और मेटा पर रेट है 40। तो जो रेट है वो ऑर्थो और पैरा पर कंपैरेटिवली ज्यादा है मेटा से, और इसीलिए जब हमको प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा जाएगा, जैसे मान लो कि अगर कहा जाए हेलोबेंजीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम कराते हैं, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं Cl+ का, NO2+ का, NO+ का, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ आकर के जुड़ेगा, आइदर एट ऑर्थो पोजीशन और एट पैरा पोजीशन। दैट्स इट। तो दो प्रोडक्ट इसमें आएंगे, ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। जैसे कि यहां पर हमने ऑर्थो पोजीशन पर अटैक कराया, ठीक है, तो जो केटायन बना है वो क्लोरीन के सामने आया है। अगर हम पैरा पर अटैक कराते हैं तो मान लो यहां पैरा पर अगर ये जुड़ता तो यहां इलेक्ट्रोफाइल आ जाता और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लोरीन के सामने वाले कार्बन पर चला जाता। तो यहां पे भी +M लग रहा है और इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा से बनने वाले कार्ब केटायन ज्यादा स्टेबल हैं। मान लो कि मैं मेटा पर अगर रिएक्शन कराता तो इलेक्ट्रोफाइल को यहां जोड़ देता, फिर ये प्लस यहां आ जाता, ठीक है, और फिर ये प्लस चार्ज राइट में आ जाता। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, क्लोरीन सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अगर मेटा पर अगर अटैक होगा
तो प्लस यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो क्लोरीन का प्लस एम लग ही नहीं पाएगा, और प्लस एम नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, सिर्फ माइनस आई लगेगा। इसलिए हैलोजन ग्रुप जो है क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की जो लोकेशन होगी वो ऑर्थो और पैरा पर ही होगी। ठीक है, जैसे कि अगर अपन बात करें हैलोजनेशन रिएक्शन, हैलोजनेशन रिएक्शन, सो हैलोजनेशन रिएक्शन में अगर अपन क्लोरोबेंजीन पे रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, Cl2 एंड FeCl3 और AlCl3, तो पहले से क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है। अब जो नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा Cl+, वो कहाँ आएगा, ये आएगा क्लोरीन के रेस्पेक्ट में आइदर एट ऑर्थो और एट पैरा पोजीशन, इस तरह से। ठीक है, तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि रेट भले ही बेंजीन से कम हो, लेकिन जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। वैसे अगर अपन नाइट्रेशन कराते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ये कि क्लोरीनेशन में Cl+ इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, नाइट्रेशन में NO2+ इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। तो हम इसकी रिएक्शन कराते हैं HNO3 और H2SO4 से। तो हम ये मैकेनिज्म देख चुके हैं। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2+, और NO2+ कहाँ जाकर के जुड़ेगा, आइदर एट ऑर्थो और एट पैरा। मैं आपको बता दूं इनमें पैरा ही मोर परसेंटेज बनता है। ठीक है, मेटा की तो बात ही नहीं कर रहे, बट पैरा ही मेजर होता है क्योंकि ये दूर है, और क्लोरीन या Cl+ जो आएगा उसको इस क्लोरीन से लेस रिपल्शन मिलेगा, तो यहाँ आएगा तो मोर रिपल्शन मिलेगा, और दूर रहेगा तो लेस रिपल्शन, इसलिए मेजर बनता है। सिमिलरली NO2+ का पैरा जो आइसोमर होता है, ठीक है, NO2+ का जो पैरा पोजीशन पर अटैक होता है वही मेजर प्रोडक्ट बनाता है, और ऑर्थो पोजीशन वाला क्या बनाता है, माइनर बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो नाइट्रेशन और हैलोजनेशन, इसके बाद है सल्फोनेशन। तो ये सल्फोनेशन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ये सारी रिएक्शन में एक बार पढ़ा भी चुका हूं आपको। ठीक है, इसके अलावा जो रिएक्शन है दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। सो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन जो है अगर हम कराते हैं हेलोबेंजीन पर, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था रिएक्शन अपन कराते हैं RCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो Cl के रेस्पेक्ट में अल्काइल ग्रुप ऑर्थो या पैरा पर आएगा, और इस तरीके का आंसर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ तो ऑर्थो पर, यहाँ आ जाएगा पैरा पर। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, वैसे ही हमने पढ़ा था पहले फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं, ठीक है, 2 स्टेप मैकेनिज्म, इसके बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन से क्या होगा, यहाँ पर हमने लिया क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन हम कराते हैं RC+Cl एंड AlCl3। तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो Cl के रेस्पेक्ट में C+R या तो ऑर्थो पर लग जाए या फिर पैरा पर लग जाए। सो द रिएक्शन इज नॉन एज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो ये हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा माइनर। सिमिलरली अगर पैरा पे लगता है तो ये हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा माइनर। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं सल्फोनेशन। तो जैसे कि हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं, सल्फोनेशन में SO3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता है, और अगर हमने क्लोरोबेंजीन लिया और रिएक्शन हम कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ठीक है, SO3H लग जाता है। सो दिस रिएक्शन इज नॉन एज सल्फोनेशन।
और इसमें भी मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में पैरा आइसोमर बनता है और ये माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में ही बनता है, माइनर है ये, ठीक है। तो H2SO4 के साथ रिएक्शन अपन कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। इसमें देखो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, तो H2SO4 हमने इसका प्रोटोनेशन कर देना है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, तो अगर ये प्रोटोनेट हो जाता है तो ये बन जाएगा OHH प्लस, इलेक्ट्रोफाइल की तरह चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा H2O और यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज। फिर यहाँ से क्या होगा, SO3 गैस के फॉर्म में बन जाएगा और H प्लस बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो SO3 इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन। तो SO3 क्या है, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है, और SO3 इलेक्ट्रोफाइल अगर है तो बेंजीन पर जाकर के रिएक्शन भी कौन करेगा, SO3 करेगा। अब SO3 तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसका हम RS ऐसे बना लें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो प्लस और माइनस इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, और इसकी रिएक्शन जब बेंजीन पर होगी तो ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर हो सकती है। मान लीजिए जैसे ऑर्थो पर जुड़ता है तो ये बन जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, जब H प्लस बाहर होगा तो वापस लोन पेयर आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये H प्लस जाकर के O से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये H प्लस निकला, O से जुड़ा, यहाँ पर आया लोन पेयर, यहाँ वेकेंट, ये डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बन जाएगा। ऐसे ही पैरा पर भी रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि क्लोरो ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और रिएक्शंस हैं जो हेलोअरीन्स की हैं, जिनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस है, काफ़ी डिफरेंट हैं, जिनको कहा जाता है बेंजाइन मैकेनिज्म एंड SNAR, ठीक है। सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।